हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हम सीखने के सिद्धांत के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अधिगम के सिद्धांत। हमने पिछले वीडियो में थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है। उसके बारे में देखा था हमने, थॉर्नडाइक के प्रयोग के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ उसके नियम भी किए थे हमने, जो कि तीन मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे, ठीक है। उनके बारे में हमने डिटेल से देखा था। अब आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावलोव के सिद्धांत के बारे में। पावलोव का सिद्धांत, जिसका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी परंपरागत सिद्धांत, ठीक है। परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, एक बार नाम देख लेते हैं हम। अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, इसी के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं। अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत इसे कहते हैं, और साथ ही संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, ठीक है। परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इसका दूसरा नाम है, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में देखना हो, पहचानना हो कि कौन सा पावलोव का सिद्धांत है, तो आप इंग्लिश में देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश में जो इंग्लिश ट्रांसलेट आता है, तो आप उसको देखें। उसमें अगर आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आएगा, तो आप समझ जाओगे कि यह पावलोव का सिद्धांत है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अब इसको एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एस टाइप थ्योरी। पावलोव की जो थ्योरी है उसको हम एस टाइप थ्योरी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस सिद्धांत में पावलोव ने क्या कहा था। पहले तो पावलोव के बारे में हम देखते हैं कि पावलोव थे कौन। पावलोव कौन थे? पावलोव रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। वह मूलतः शरीर वैज्ञानिक थे, ठीक है। वह मूलतः क्या थे? शरीर वैज्ञानिक थे, और उन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। पावलोव को 1904 में, क्योंकि उनका जो सिद्धांत है जो उन्होंने दिया था वह अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। तो उनका ये सिद्धांत जो है वह फेमस हो गया, ठीक है, प्रचलित हो गया। तो उसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था 1904 में, ठीक है। तो आज हम उनके इस सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। एक दिन उन्होंने गौर किया कि एक कुत्ता जो है वह पहले तो भोजन के लिए वह लार टपका रहा था, ठीक है। भोजन के लिए वह लार टपका रहा था, लेकिन बाद में क्या किया उसने? भोजन लाने वाले के पैरों की आवाज से वह क्या करने लगा? लार टपकाने लगा, ठीक है। तो उन्होंने यह देखकर उन्होंने यह प्रयोग किया, ठीक है। उन्होंने यह प्रयोग करना चाहा। उन्होंने एक उपकरण बनाया, एक लकड़ी का, और उसके अंदर क्या डाल दिया? भूखे कुत्ते को डाल दिया, ठीक है। और भूखे कुत्ते को डालने के बाद उसने क्या किया? उसने उसके एक ऑपरेशन से एक नली बनाई और उसे एक बीकर में डाल दिया, जिससे कि उसका लार की मात्रा चेक की जा सकती है, ठीक है। तो उसके बाद उसने यह प्रयोग शुरू किया। उसने एक बटन बनाया घंटी वाला, जिसके दबाते ही घंटी की आवाज आए, और एक बटन बनाया भोजन वाला, जिसको दबाते ही उसके सामने भोजन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसने एक यंत्र बनाया और उसने अपना प्रयोग शुरू किया। सबसे पहले उसने क्या किया? भोजन का बटन दबाया और भोजन सामने आ गया, कुत्ते के भोजन सामने आ गया। उसके बाद उसकी लार जो है वह स्रावित होना शुरू हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने देखा कि सबसे पहले जो पावलोव ने क्या किया? भोजन दिया, ठीक है। भोजन क्या था? यहाँ पे स्वाभाविक उद्देश्य था, ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक था। तो इसको हम अनकंडीशनल स्टिमुलस कहेंगे, ठीक है, यूएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। और उसकी क्या आई? लार आई, ठीक है। उसे देखते उसकी क्या आई? लार आई। तो यहाँ पे वह हो जाएगा हमारा स्वाभाविक, यहाँ पे लार क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्वाभाविक रिस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। इस तरीके से भोजन दिया, भोजन से लार आई, यानी भोजन भी है हमारा स्वाभाविक उद्देश्य, ठीक है, और लार हमारा स्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगली बार क्या हुआ? अगली बार उसने क्या किया? उसने पहले घंटी का बटन दबाया, घंटी की आवाज आई, ठीक है। ये सब काम कहाँ हो रहा था?
एक शांत कमरे में, ताकि किसी दूसरे डिस्टरबेंस ना आए, ठीक है, दूसरा शोरगुल ना सुनाई दे, ताकि उसको घंटी की आवाज से अच्छे से सुनाई दे, इसलिए वह कमरा उन्होंने चूज किया था शांतिपूर्ण वाला, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने घंटी की बटन दबाया, घंटी की आवाज आई, उसके कुछ सेकंड बाद उसने क्या किया, भोजन का बटन दबाया और भोजन सामने आ गया, ठीक है। तो पहले घंटी की आवाज सुनने पर तो क्या हुआ, कुत्ते के कान खड़े हो गए, ठीक है। घंटी की आवाज जब कुत्ते ने सुनी, उसके कान खड़े हो गए, लेकिन लार उसने नहीं टपकाई। जब उसको सामने भोजन आया तब उसने क्या किया, लार टपकाया। तो फिर उसके बाद ऐसी प्रक्रिया क्या हुई, बार बार हुई, ठीक है, बार बार करते गया। तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप था हमारा, वह क्या था, पहले घंटी की आवाज आई, घंटी की आवाज क्या थी, उसके लिए अस्वाभाविक उद्दीपक था, ठीक है, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। फिर उसके बाद उसने भोजन का बटन दबाया, भोजन सामने आया, और भोजन क्या है यहाँ पे, भोजन यहाँ पे स्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। उसके बाद लार आई, भोजन को देख कर क्या आई, कुत्ते के मुंह में लार आई, तो लार क्या हो जाएगा हमारा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है, स्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे 3 स्टेप लिए, सबसे पहले घंटी की आवाज आई, उसके बाद भोजन आया, फिर उसके बाद लार आया, ठीक है। तो उसके बाद जब वो बार बार यह प्रक्रिया करते रहा, तो एक समय ऐसा आया कि घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद भोजन दिया, तो भोजन के बाद ज्यादा आ जाती है, ठीक है। घंटी के वक्त आती है लार, थोड़ी मात्रा में आती है, लेकिन जब भोजन देते हैं तो ज्यादा मात्रा में लार आती है, उसके बाद वह लार टपकाता है, ठीक है। तो ऐसी प्रतिक्रिया बार बार हुई, तो क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि घंटे की आवाज सुनते ही उसके मुंह में उतना ही लार आया जितना कि भोजन के लिए आता था, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे घंटी का किससे, लार से बॉन्डिंग हो गया, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक का, ठीक है, स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, घंटी की आवाज, ठीक है, जिसे हम अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनल उद्दीपक, कंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। तो उसके बजते ही क्या आया, लार आया, लार क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों में बॉन्डिंग हुई, तो इसी को कहते हैं अधिगम, ठीक है। पावलोव के अनुसार इसी को क्या कहते हैं, अधिगम, यानी कि स्टिमुलस जो अस्वाभाविक उद्दीपक है, उससे अगर स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, ठीक है, अस्वाभाविक उद्देश्य से स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम बॉन्डिंग बोलते हैं, उसी की बॉन्डिंग को अधिगम कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से पावलोव ने अपना सिद्धांत दिया, ठीक है। तो उसके ये नियम जो है, निम्न चरण है, पहला है भोजन, फिर लार, ठीक है, फिर घंटी, भोजन, फिर लार, फिर उसके बाद फिर घंटी और लार, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऐसी प्रतिक्रिया हुई। एक बार क्या हुआ, कभी अचानक कहीं ट्रेन की आवाज बची, ठीक है, ट्रेन की आवाज बची, और कुत्ते ने उसको क्या समझ लिया, उसको वही ध्यान आ गया कि घंटी जो है वह उससे रिलेट करने लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभी उसने ये महसूस भी किया, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, इसको हम शिक्षा में कैसे लें, देखिए शिक्षा में क्या लेंगे, जैसे मान लो कोई टीचर है, ठीक है, कोई टीचर है, वो बच्चों को, बच्चे उसके शोरगुल करते हैं, उस क्लास में बहुत शोरगुल करते हैं, तो वह क्या करेगा, वह किसी नौकर से डंडा भिजवाएगा, ठीक है, डंडा भिजवाएगा और वहाँ पे डंडा रखेगा, फिर वो टीचर आएगा और उनको खूब मारेगा, भले ही मारना सही नहीं है क्लास में, ठीक है, बच्चों को, तो ये नियम भी है, ठीक है। लेकिन ये मैं एग्जाम्पल के रूप में ले रही हूँ कि मान लो एक टीचर आया, ठीक है, वह अपने नौकर से डंडा रखवाएगा, फिर वह आएगा क्लास में और उनकी खूब धुनाई करेगा, ठीक है, अगली बार भी वह ऐसा ही करेगा, नौकर से डंडा भिजवाएगा, उसके बाद फिर वो आएगा, फिर उनकी धुनाई करेगा, ठीक है। धीरे धीरे ये प्रतिक्रिया होती रहेंगी, तो फिर अब क्या लग जाएगा उन बच्चों को, जैसे ही नौकर आता है और डंडा रखता है, वो चुपचाप शांत रहेंगे, ठीक है, वो हल्ला नहीं करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि डंडा आ गया, अब उनकी पिटाई होगी, तो इससे अच्छा हुआ शांत रहे। तो यहाँ पे ये महत्व है इसका, ठीक है, इस सिद्धांत का। तो ये छोटे बच्चों में ज्यादातर लागू होता है, बड़े बच्चों में नहीं, ठीक है। तो हम इनकी कुछ उपयोगिता भी देखेंगे और साथ ही साथ इनकी कमियों में भी ध्यान देंगे। तो अब हम बात करेंगे इस सिद्धांत की विशेषता के बारे में, ठीक है, विशेषता क्या क्या है सिद्धांत की। देखिए, सबसे पहले सहज क्रिया पर आधारित छोटे बच्चों को
सिखाना, सहज क्रिया पर आधारित। सहज क्रिया क्या होती है, जैसे कि उस कुत्ते ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया था, ठीक है, किसी के लिए भोजन के लिए रिस्पॉन्स किया था, लार टपकाना, वह क्या थी, उसकी सहज क्रिया थी, ठीक है। सहज क्रिया जो हमारी जन्मजात क्रियाएं होती है, जैसे कि खाना, आंखें झपकाना, ठीक है, रोना, हंसना, ये सब क्या है, सहज क्रियाएं हैं, ठीक है। तो उसने यह सिद्धांत सहज क्रिया के आधार पर दिया है, ठीक है, यानी कि यह एक प्रूफ सिद्धांत है, ठीक है। अगला है हमारा छोटे बच्चों को सिखाना। इस सिद्धांत से क्या कर सकते हैं, छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था किस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। वो तो खैर डर भय का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन उस तरीके से नहीं, और तरीके से भी हम उनको सिखा सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई छोटा बच्चा है, दूध नहीं पी रहा है, ठीक है, दूध नहीं पी रहा है, तो हम उसको किसी दूसरी चीज का जो उसे पसंद है उस चीज को दिखाकर हम उसको दूध पिला सकते हैं, कि कहें हम तुझे ये देंगे, तू दूध पी ले, ठीक है। इस तरीके से हम उनको बॉन्डिंग कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं दूध पीना, ठीक है। इस तरीके से हम यह सिद्धांत यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगला स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक यूएस की आवश्यकता नहीं। देखिए, स्वाभाविक उद्दीपक की आवश्यकता नहीं, यह क्या कह रहा है, देखिए मैंने आपको उदाहरण दिया था कुत्ते का, ठीक है, कुत्ते का, तो कुत्ता लास्ट में क्या कर रहा है, घंटी की आवाज से ही वह लार टपकाना शुरू कर दे रहा है, लेकिन उसके पास वो भोजन नहीं दे रहा है, ठीक है, उसे भोजन नहीं दे रहा है, लेकिन वो घंटी की आवाज से ही क्या कर दे रहा है, रिस्पॉन्स कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्वाभाविक उद्दीपक की जरूरत नहीं होती, भोजन की जरूरत नहीं होती, बिना भोजन के भी क्या कर लेता है, वह रिस्पॉन्स कर लेता है, ठीक है। तो अगला है हमारा अनुबंधन व पुनर्बलन पर बल। यह सिद्धांत क्या करता है, अनुबंधन पर बल देता है, यानी बॉन्डिंग पर बल देता है, यानी कि जो उद्दीपक है और जो रिस्पॉन्स है उन दोनों के बीच बॉन्डिंग होना जरूरी है, ठीक है। बॉन्डिंग कराने के लिए वह ये सब प्रतिक्रियाएं कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बोल रहा है कि जैसे कोई भी उद्दीपक हो, चाहे स्वाभाविक चाहे अस्वाभाविक, ठीक है, लेकिन उसका बॉन्डिंग किसके साथ होगा, अनुक्रिया के साथ होगा, ठीक है, रिस्पॉन्स के साथ होगा। तो वही बॉन्डिंग को वह बल देता है, और साथ ही साथ वह पुनर्बलन को भी बल देता है। पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट, ठीक है, रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट को भी यह बल देता है। जैसे कि आपने देखा जो घंटी की आवाज बार बार आ रही थी, उससे क्या हो रहा था, रीइंफोर्समेंट मिल रहा था उस कुत्ते को कि अब भोजन मिलने वाला है, ठीक है। तो उसको रीइंफोर्समेंट अभिप्रेरणा मिल रही थी, ठीक है। यहाँ पे पुनर्बलन का भी बहुत महत्व दिया गया है, ठीक है। अगला है हमारा CS व CR में बॉन्डिंग होना आवश्यक। अब ये सिद्धांत कहता है कि जो CR है, जो CS है, CS क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, यानी कि जो घंटी की आवाज थी वह थी हमारी अस्वाभाविक उद्दीपक, उसी की बात कर रहा है CS, ठीक है। और उसका साथ ही साथ CR यानी कि जो भोजन के जो उसकी लार निकल रही थी, घंटी के लिए जो लार निकल रही थी, भोजन के लिए नहीं, घंटी के लिए, घंटी की आवाज सुनी, उसकी लार आई, तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वह जरूरी होती है सिद्धांत के लिए, ठीक है। तो अगला है बच्चों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदल देना। तो इस सिद्धांत का से हम क्या उपयोग में ला सकते हैं, बच्चों की जो आदतें बुरी हैं, ठीक है, गलत आदतें हैं, हम उनको अच्छी आदतों में चेंज कर सकते हैं इस सिद्धांत के माध्यम से, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, ठीक है, गलत काम कर रहा है, तो हम उसको डराएंगे कि तुझे, अगर तूने यह काम किया तो तुझे क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, इसके बदले सजा मिलेगी। तो वह वो काम नहीं करेगा, वो उसके डर के मारे, ठीक है, वह मुझे मिल जाएगा करके वो डर के मारे वह काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम उसकी अच्छी आदत बुरी आदतों को बदल सकते हैं, ठीक है। तो आपको विशेषता अच्छे से समझ में आएगी। अब आगे बात करते हैं कमियों के बारे में, यानी कि सिद्धांत में भी कुछ कमियां हैं। अब क्या कमियां हैं, देखिए, पशुओं पर प्रयोग। इस सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया था, कुत्ते पर किया था, ठीक है। अब कुत्ता और मानव, मनुष्य और कुत्ते में क्या बहुत डिफरेंस है, ठीक है। मनुष्य जो है इमोशनल होता है, ठीक है, इमोशनल, उसमें भावनाएं होती हैं, ठीक है, उसमें बुद्धि होती है, विवेक होता है, लेकिन कुत्तों के पास, पशुओं के पास नहीं होता है, वो चीज की कमी होती है। तो हम नहीं कह सकते कि जो उन पर प्रयोग किया गया था वह मनुष्य पर भी लागू होगी, वो बात हम यह नहीं कह सकते, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें एक कमी है। और दूसरा क्या है, बड़े लोगों पर उपयोगी नहीं। यह सिद्धांत जो है वह बड़े लोगों पर उपयोगी नहीं, क्योंकि वह उनको हम कहेंगे कि तुझे मारेंगे
बोलेंगे तू ये काम कर, वो कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो उनको पता है सब कुछ, इसीलिए उन पर ये बात लागू होती ही नहीं है। यह बात लागू होती है, यह सिद्धांत लागू होता है बच्चों पर, जिनको हम कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से, जिस तरीके से दूध पीने के लिए हम उनको कुछ भी बहला फुसला कर उनको पिला देते हैं दूध, ठीक है, इसी तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन बड़े बच्चों पर यह लागू नहीं होती है, ठीक है। अगला है मनुष्य एक जैविक मशीन। इस सिद्धांत में बताया गया है कि जो मनुष्य है वो जैविक मशीन की तरह काम करता है। अगर उसे किस तरीके से कुत्ते के साथ बार बार प्रयोग बार बार प्रयोग किया, तब जाके उसे अधिगम हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। कुछ चीजें हम अपने अनुभव से भी सीखते हैं, बहुत चीजें हम अपने अलग अलग तरीके अपनी बुद्धि से सीखते हैं, चिंतन करते हैं, सूझबूझ से भी हम सीखते हैं, जरूरी नहीं है हम ये सब करें, ठीक है। तो मनुष्य एक जैविक प्राणी, एक मशीन नहीं है, ठीक है, यह भी इसमें एक कमी है। अगला है हमारा सीखना स्थायी नहीं। इसमें जो भी सिद्धांत में सिखाया जाता है वह स्थायी नहीं रहता, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुत्ता जो है वह घंटी की आवाज से पहले तो लार टपका रहा था, लेकिन फिर बाद में उसे पता चल गया कि घंटी की आवाज से भोजन तो मिल नहीं रहा है, खाली क्यों लार टपकाना है, ठीक है। तो वह क्या कर दे रहा था, वह लार करना बंद कर दिया था, ठीक है, घंटी की आवाज से वह लार टपकाना बंद कर दिया था। तो ये सीखना जो है यहाँ पे स्थायी नहीं है, ठीक है। तो अगला है हमारा विशेष परिस्थितियों के लिए उपयोगी। ये जो सीखना है, यह सिद्धांत है, यह किसी विशेष परिस्थिति के लिए यूजफुल होती है, हमेशा यूजफुल नहीं होती है ये, कभी कभार, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भूखा आदमी है, ठीक है, जो बीमार आदमी है मान लो कोई, ठीक है, उसको ठीक कराने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको कुछ भी पुनर्बुलन दे दिया हमने और उसको हम ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से कभी कभार हम यूज कर सकते हैं इसको, हमेशा नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये विशेषता और कमियां अच्छे से समझ में आई होगी। अब उपयोगिता बता देते हैं। ये जो सिद्धांत है इसकी एक उपयोगिता है कि ये अनुशासन को बनाने के लिए सही है, ठीक है, अनुशासन को बनाने के लिए यह सही है। कभी कभी विद्यालय में अनुशासन हो जाता है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, अनुशासनहीनता हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम इस सिद्धांत का यूज कर सकते हैं। उसी तरह शिक्षक भी इसका यूज कर सकते हैं क्लासरूम में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। और जो मानसिक रोगी है उनके लिए भी सही है ये, ठीक है, उनको भी हम इस तरीके से हम उनको सिखा सकते हैं। बच्चों की ये बुरी आदतों को सही करता है, ठीक है, उनकी बुरी आदतों को गलत दूर करता है, ठीक है, और अच्छी आदतों को हम डेवलप भी कर सकते हैं। और जो समायोजन नहीं कर सकते उनको हम समायोजित कर सकते हैं। और ये सिद्धांत मनुष्य जो बड़े लोग हैं उन पे तो लागू नहीं होता, लेकिन छोटे बच्चों को जैसे हम उनको अक्षर सिखा रहे हैं, ABCD क ख सिखा रहे हैं, उनके लिए यूजफुल हो सकता है, ठीक है ये। तो आई होप ये सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।